तो इस टॉपिक में अभी हम बात करेंगे एक छोटा सा पार्ट दैट छोटा सा पार्ट क्या है करके आपने समझाता, ठीक है। आप लोगों को कल एन में एक पार्ट टॉपिक समझा रहा था, एसी करंट एंड डीसी करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ओके। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, टाइम के हिसाब से क्या होता है, ये करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो होता है चेंज होते जाता है, ओके। तो इट इज लाइक अ वेव, एक वेव फॉर्म में क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। तो आप लोगों को सिंपल अगर समझाना रहेगा तो देखो, लेट्स कंसिडर दिस टू बी द एक करंट, एक ग्राफ है, एक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ओके। सो करंट वर्सेस टाइम का मतलब क्या, एक्स एक्सिस में टाइम है एंड वाई एक्सिस में क्या है, करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग करंट को हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, बेसिकली स्टार्ट होता है, ओके, एक कर्व फॉर्म होता है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही कर्व रहना चाहिए, साइन कर्व भी रहना चाहिए करके जरूरत नहीं है। इट कुड बी एनी टाइप, ये स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर टाइप का भी हो सकता है, पल्स वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम ड्राइंग अ रफ फिगर ओवर हियर, सो बस माफ कर लेना मेरे डायग्राम अगर बहुत एक्यूरेट नहीं रहे तो, ठीक है, ओके। तो अल्टरनेट करंट इज लाइक दिस वे, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये चेंज होते जाता है, ओके। तो समझो, जब मैं जनरेटर रोटेट कर रहा था, फर्स्ट हाफ ऑफ द रोटेशन पे ये पार्ट का करंट फ्लो हो रहा था, ये पार्ट ऑफ करंट जनरेट हो रहा था, ये पार्ट का करंट जनरेट हो रहा था। सेकेंड हाफ रोटेशन में ये पार्ट का करंट जनरेट हो रहा था। थर्ड हाफ रोटेशन में ये पार्ट का जो करंट जनरेट हो रहा था, एंड वाइस वर्सा, ऐसा करके क्या हो रहा है, ये करंट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अल्टरनेट करंट का मतलब क्या है, टाइमिंग के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट जनरेट हो रहा है, एंड यहाँ पे साइकिल्स जो है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, मीनिंग फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव वाला पार्ट मिल रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल में मुझे नेगेटिव वाला पार्ट मिल रहा है, ओके। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है इन टर्म्स ऑफ साइकिल, हाँ, मैं लेफ्ट राइट का समझाने के लिए आपको मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव समझा रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट हाफ रोटेशन में आई गॉट दिस पार्ट, सेकेंड हाफ रोटेशन में नीचे का पार्ट मिला है, ओके। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये एक ये वेव है, ये वेव आके फॉर्म हुआ है अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। अभी एक वेव कंसिडर करेंगे, एक वेव का कोई टर्मिनोलॉजिस रहता है, टर्मिनोलॉजिस क्या है वो समझ लेते, ठीक है, ओके। सो ये ऊपर का जो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट को इन टर्म्स ऑफ वेव अगर बात करने जाएंगे, इट इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, ये क्योंकि ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो इसमें कंसिडर कर लेते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब ऊपर का पार्ट, ट्रफ का मतलब होता है नीचे का पार्ट, ओके। ऊपर का पार्ट का मतलब होता है क्रस्ट एंड नीचे का पार्ट होता है ट्रफ, ओके। तो क्रस्ट हो गया, ट्रफ हो गया, ओके। ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के जो मिलता है उसको हम बोलते हैं वन वेव। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के जो मिलता है उसको हम बोलते हैं, और इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, जगह नहीं बनेगा नहीं तो। एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ को मिला के जो बना है उसको हम वन वेव बोलेंगे। तो अभी इधर अगर देखेंगे, इसमें टोटल कितना वेव फॉर्म हुआ है, आई गॉट वन वेव, टू वेव, थ्री वेव, फोर वेव्स, वो चार वेव्स फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वेव, मतलब एक एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के जो बोलेंगे उसको हम बोलेंगे वेव। एंड वन वेव का जो लेंथ रहता है, एक वेव का जितना डिस्टेंस लगेगा ना उसको हम बोलेंगे वेव लेंथ, ओके। वन वेव का लेंथ, ओके। लेट्स कंसीडर ये वेव लेंथ जो फॉर्म होता है ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो इसमें ना ज्यादा ये नहीं। लेट्स कंसीडर दिस, समझो ये 2-2 सेंटीमीटर पे वेरी कर रहा है, 2, 4,
6 8 ओके फाइन। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 2 सेकेंड्स के बाद, ये 4 सेकेंड्स के बाद, ये 6 सेकेंड्स के बाद, ये 8 सेकेंड्स के बाद, ऐसा करके फॉर्म हो रहा है। ओके ये टाइम है ना, तो टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सो फर्स्ट पार्ट इज वेव। वेव का मतलब क्या होता है, क्रस्ट और ट्रफ को मिला के जो चीज मिलता है उसको हम बोलेंगे वेव। उसको हम वन वेवलेंथ करके बोलेंगे। ओके हाईएस्ट वाला जो पॉइंट रहेगा उस हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे, मतलब क्या है, ये देखो ना, ये वेव जो है, ये वेव आके एक पॉइंट पे हाईएस्ट पे पहुंचा है, इस हाईएस्ट वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड नीचे लिख लेता हूँ। ओके इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है अभी अभी थोड़ा और एक टर्म है, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ वेव फॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है तो फ्रीक्वेंसी अभी इस केस में अगर बात करेंगे, एक सेकेंड में कितना वेव फॉर्म हुआ है वो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अभी देखो 0 से लेके 2 सेकेंड्स के लिए कितना वेव फॉर्म हुआ है, एक वेव फॉर्म हुआ है राइट। सो अभी एक सेकेंड के लिए कितना फॉर्म हुआ रहेगा, हाफ फॉर्म हुआ रहेगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हाफ रहेगा राइट। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, हाफ। इसका यूनिट जो है ना, इसको हम हेडसेट करके बोलते हैं, इसका मतलब है हर्ट्ज। ओके फाइन। तो ये सब टॉपिक अभी मैं तुम लोगों को एसी के लिए क्यों समझा रहा हूँ, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस वाला पार्ट बनते रहता है। ठीक है तो प्लस माइनस जो पार्ट बन रहा है वो प्लस माइनस पार्ट पे हर एक वेव का फ्रीक्वेंसीज रहता है। ठीक है वो हर एक फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पता करना इंपॉर्टेंट है। ओके इसका मतलब क्या है, हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो मैं बताया, मतलब एक सेकेंड में वो वेव कितना वेव्स फॉर्म कर पा रहा है, 50 वेव्स फॉर्म कर पा रहा है। ओके सो अगर इस बात करेंगे इन इंडिया 50 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ठीक है इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल्स ऐसा वेव्स का ये वेव्स कंसिडर, ये मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट का वेव्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है ओके सो यहाँ तक समझ में आया सबको। तो वेव का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, क्रस्ट ट्रफ नहीं समझा तो भी ठीक है चलेगा। क्रस्ट का मतलब ऊपर का पार्ट रहता है, ट्रफ का मतलब नीचे का पार्ट रहता है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक क्रस्ट और ट्रफ को मिला के जो मिलता है उसको हम बोलेंगे वेव। ओके उसको साइकिल करके भी अगर बात करेंगे, ठीक है इसको हम साइकिल करके भी हम बोलते हैं, एक वेव या साइकिल करके बोलते हैं। ठीक है सो दिस इज योर एसी का पार्ट। एसी का पार्ट में क्या है, देखो करस्पॉन्डिंग ऊपर नीचे से जाते रहेगा, ये इसको हम साइकिल, एक साइकिल मतलब एक ऊपर एक नीचे जो आएगा उसको हम एक साइकिल बोलेंगे। 50 साइकिल्स कवर करते हैं इंडिया में। ओके एंड ये अल्टरनेट होते रहता, मतलब हर एक टाइम पे ये चेंज होते रहेगा, इसका वैल्यू जो रहेगा कम ज्यादा होते रहेगा। दैट्स व्हाट आई सेड, टाइम के अकॉर्डिंगली इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होते रहता है, पीरियडिकली चेंज होता है। मतलब पीरियडिकली मतलब क्या, टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज होता है। ओके वेर एज अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट का, तो डायरेक्ट करंट के लिए विल कंसिडर कुछ अलग कलर, ब्लू कलर ले ले चलो। तो डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट समझो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, इसका कोई भी ऐसा मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब कोई भी टाइम पे अगर सपोज इसका करंट का वैल्यू चेक करोगे ना, इसका वैल्यू जो है रहेगा सेम ही। ओके मतलब क्या है, अब समझो 2 सेकेंड्स के बाद अगर इसका वैल्यू एक वैल्यू ले लेते फॉर रैंडमली, एक 2 सेकेंड्स के बाद अगर सपोज 5 एम्पियर का करंट अगर पता चला, 5 एम्पियर दिख रहा है, वही अगर मैं 8 सेकेंड के बाद भी अगर चेक करूंगा वो 5 एम्पियर ही रहेगा। वही मैं अगर सपोज 10 सेकंड के बाद देखूंगा तो 5 एम्पियर ही रहेगा, वो मैं 20 सेकंड के बाद देखूंगा तो भी 5 एम्पियर ही रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू एंड डायरेक्शन जो है कभी भी चेंज नहीं होने वाला है।
डीसी करंट अगर फॉर्म हुआ एक साइड से तो मतलब यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है, यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन जो रहेगा सेम ही रहेगा। यहाँ पे कभी कभी भी से चेंज नहीं होने वाला, यहाँ पे कभी कोई वेव फॉर्म नहीं होने वाला, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे कुछ बनने नहीं वाला। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए क्या रहता है, 0 रहता है। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, सो एसी एंड डीसी का तो ये चीज तो समझना इम्पोर्टेंट था ही, एसी एंड डीसी को मतलब क्योंकि क्या है ना, एसी एंड डीसी का जो स्टोरी, एक बड़ा सा एक स्टोरी है, तुम देख सकते हो वो डिस्कवरी चैनल पे इसके ऊपर तुम एक देख सकते हो, एसी एंड डीसी करंट डायरेक्टली ऐसा एसी एंड डीसी करंट का हिस्ट्री करके नहीं, आपको हिस्ट्री पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन का। ठीक है, अब समझो ये स्टोरी थोड़ा फ्लो में बताऊंगा तो सुनो थोड़ा ध्यान से कैसा रहेगा करके आपको। ओके, पहली बार डीसी डिस्कवर हुआ था। ओके, एंड डीसी को डिस्कवर कौन किया था, इन्वेंट कौन किया था, थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था। तो थॉमस अल्वा एडिसन इज एन अमेरिकन। तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो भी डिस्कवरी थे उसको सब जगह बताया गया था। ही वॉज प्रेज सो मच, अभी बड़ा साइंटिस्ट है, ये बड़ा साइंटिस्ट ने डीसी के बारे में बताया था। तो डीसी जैसे डिस्कवर हो गया था, सबको ऐसा ये बता रहे थे कि मशीन्स जो भी बन रहा था डीसी का ही बनाते थे। हर जगह पे डीसी का ही मतलब ढिंडोरा फट रहा था, मतलब हर जगह पे क्या हो रहा था, मशीन्स जो भी डिवाइस कर रहे थे, जो भी बना रहे थे वो डीसी के लिए, मतलब बैटरी कनेक्ट करने का हर जगह पे यही बन रहा था। इससे थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जो है बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया था। बट डीसी का प्रॉब्लम क्या था, डायरेक्ट करंट का एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसको स्टोर करना पड़ता था इन अ फॉर्म ऑफ बैटरी। बैटरी में स्टोर करके रखना पड़ता था, और बैटरी, छोटा बैटरी में अपने को छोटा मोटा काम हो सकता है अभी के लिए। तो तब के टाइम पे सोचो, बड़ा बड़ा सा डीसी मतलब बैटरीज के लिए, बड़ा बैटरी के अंदर बहुत ज्यादा करंट स्टोर करना पड़ेगा। एंड ये करंट को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, एंड उसके लिए मतलब सेटअप बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस सबॉर्डिनेट्स बोल सकते हैं, एक उनका नाम है निकोला टेस्ला। तो मतलब एक जूनियर टाइप ही है। उन्होंने क्या किया था, ही हैड अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन्स। उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था एसी करंट। मतलब अभी क्या है, डीसी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में दिक्कत है, एंड इसको यूज करना भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था ही, मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, बहुत ज्यादा ही पावर लॉस होता था। तो निकोला टेस्ला ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन से उन्होंने पहले डिस्कवर किया था एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, व्हेन दिस अल्टरनेटिंग करंट वाज डिस्कवर्ड, अल्टरनेटिंग करंट डिस्कवर होने के बाद बड़ा सा इंडस्ट्रियल में एक बूम हो गया था। बूम का मतलब क्या, टेस्ला ने जो भी बनाया था, मतलब जो एसी करंट को इन्वेंट किया था, उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस था जो कि डीसी करंट नहीं कर पा रहा था। सिंपल सा एग्जांपल अगर बताने जाए तो डीसी करंट को स्टोर करना पड़ता था, एसी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे, ट्रांसमिट कर सकते थे। इसका एनर्जी लॉस जो रहता था डीसी में वेरी हाई था, whereas एसी में बहुत ही कम था। वेव फॉर्म होने की वजह से इसका जो ट्रांसमिशन लॉस जो रहता, पावर लॉस जो रहता, वो बहुत ही कम था। तो उस वजह से एसी करंट वाज कंसिडर्ड इन टर्म्स, मतलब डीसी की जगह एसी को कंसिडर करने चालू किया था लोगों ने। एंड बहुत जगह पे क्या हुआ था, ये एसी को ही प्रेफर कर रहे थे। तो हर जगह एसी होने की वजह से निकोला टेस्ला का जो नाम है उस समय बहुत ज्यादा ही बढ़ने चालू हुआ था। एंड बहुत ऐसा इन्वेंशंस किया था जिससे सबको एसी इजीली पहुंचा जा सकता है करके कोशिश किए थे उन्होंने। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का एक जेलसी की वजह से क्या हो गया था, बहुत सारी चीजें, मतलब बड़ा बड़ा इंसान है ना थॉमस अल्वा एडिसन, तो उन्होंने बहुत सारे मतलब बहुत क्वेश्चंस करते थे कि मतलब बहुत क्वेश्चंस करते थे कि ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, वो क्यों हुआ, ये कैसे करेगा, ऐसा करके बहुत क्वेश्चंस करते थे। इसी का एक बड़ा ड्रॉबैक क्या था, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब स्किल्ड अगर रहेगा तब जाके ये हैंडल करना मतलब स्किल्ड अगर रहेगा, इसको समझ में आया कैसे यूज करना है, तो ही क्या कर सकते, इजीली यूज कर सकते।
डेंजरस था लेकिन ये बहुत लोगों को फायदेमंद भी था। निकोला टेस्ला एक डिवाइस एक बना रहे थे। उस डिवाइस का नाम आपको नहीं पता था डिवाइस। तो आप कभी भी गूगल करके देखो ये एडिसन वर्सेस टेस्ला का फाइट, अगर सपोज तुम देखोगे और अच्छे से समझ में आएगा ये। अच्छा ये मूवी, एक मूवी भी है, तुम मूवी भी देख सकते हो उसके ऊपर। ओके उन्होंने मतलब शॉर्ट में आपको ये बता देता हूँ मैं। टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे जैसे अपने मोबाइल पे नेटवर्क मिल रहा है वैसे ही घर घर पे फ्री में, फ्री में ऐसा इलेक्ट्रिसिटी, ओके फ्री में ऐसा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सोचे थे। मतलब नेटवर्क कैसा अपना हर जगह पे ट्रांसमीटर रहता है, मतलब नेटवर्क ये रहता है ना नेटवर्क का स्टेशन, ठीक है। तो वैसे ही क्या करने की कोशिश किया था, सेटअप ट्रांसमीटर सेट करके इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस ट्रांसफर करने को ट्राई किया था। लेकिन डेंजरस था, लेकिन क्या है ना ये ट्राई कर रहे थे। थॉमस अल्वा एडिसन इस प्रोजेक्ट को ही डायरेक्टली क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिए थे ड्यू टू एनवी एंड जेलसीनेस, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस डिजायर, मतलब ये अग्री नहीं होने के वजह, मतलब ये रिजेक्ट होने के वजह से निकोला टेस्ला ने क्या कर दिया था, उनका बहुत सारे इनोवेटिव डिस्कवरीज को, उन्होंने इन्वेंशंस को क्या कर दिया था, उन्होंने खुद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। टेस्ला का टेस्ला कॉइल बात करने जाए, टेस्ला कॉइल ये ऐसा कॉइल है जिसमें ना थंडर, थंडर अपना वो जो थंडर आता है ना, जो आवाज जो बिजली घटकता है ना वैसा, उससे मतलब छोटा टाइप का ये टेस्ला कॉइल उन्होंने क्रिएट किया था। ओके तो ये टेस्ला कॉइल एक जैसा डमी थंडर की तरह तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो टेस्ला, निकोला टेस्ला वाज अ ग्रेट इंसान, ग्रेट पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड मेनी थिंग्स, इन्वेंटेड मेनी थिंग्स। आप चाहिए तो इसके ऊपर देख सकते हो स्टोरीज, बहुत अच्छा अच्छा चीजें मिलेगा। तो एनवी एंड इसके वजह से बहुत सारी चीजें हमें नहीं मिला गया। सो एसी करंट को रिप्रेजेंट ऐसा करते, ठीक है, सर्कल, सर्कल के अंदर ये साइन वेव। इस साइन वेव का मतलब क्या है, देखो ऊपर और नीचे वाला वेव को बोलते हैं डीसी, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको ऐसा इंडिकेट करते हैं। ओके एक सवाल आपको पूछना था, एसी एंड डीसी हमारे डिवाइसेस, ठीक है, मतलब कोई कोई ऐसा डिवाइसेस रहता है कि एसी करंट पे ही चलता है, कोई जैसे कि मोटर हो, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, फिर ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, ये सब चीजें डायरेक्ट एसी पे चलने वाला है। लेकिन कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ में आ रहा है, जो मतलब ये चिप्स उस जगह प्रेजेंट रहता है, उन सब जगह पे ना क्या रहता है, इलेक्ट वो सब चीजें किससे चलने वाला डिवाइसेस है, डीसी पे चलने वाला डिवाइसेस, मीनिंग बैटरीज पे चलने वाला डिवाइसेस है। तो ये बैटरी पे चलाने के लिए मतलब, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं। एसी मतलब क्या हमारे मोबाइल पे भी क्या रहता है, बैटरी प्रेजेंट रहता है, वो बैटरी एक्ट करता है डीसी की तरह। मैं मोबाइल का चार्जर यूज करता हूँ, वो मोबाइल का चार्जर क्या करता है, एसी यूज करता है, बराबर। सप्लाई से मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ ना। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट कौन करता रहेगा यहाँ पे, मतलब इन सब चीजों को। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी डिवाइस अगर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज कर रहे हैं, इसमें एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, या डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ऐसा कौन सा चीज है जो
यहाँ पे हेल्प कर रहा है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए एसी टू डीसी। नहीं पता सर। ओके, आणि क्वेश्चन है ना दिने एसी से डीसी कन्वर्ट। अभी क्या बोला मैं, चार्जर, मोबाइल चार्जर क्या करता है, एसी यूज करता है। मोबाइल क्या यूज करता है, डीसी यूज करता है। तो ये एसी करंट से डीसी करंट कन्वर्ट करने वाला ऐसा कौन सा चीज है? ठीक है, आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। What device converts AC to DC? They are called as rectifiers. रेक्टिफायर्स करके चीज रहता है, जो क्या है ना, वो क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारे सर्किट्स, हमारे जो पीसी, जो ग्रीन कलर का जो बोर्ड रहता है ना हमारे, जो उसको हम पीसीबी करके बोलते हैं। अभी पीसीबी के अंदर ऐसा चीज रहता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर्स। बेसिकली क्या होता है, सप्लाई जो आता है, पावर सप्लाई जो आता है एसी का, वो एसी को लेगा और उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। कंप्लीटली डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी बोल रहा हूँ खाली इतना नाम के लिए सुन लो, क्योंकि ये आपके लिए सब जनरल इंफॉर्मेशन ही है, ज्यादा ये मत करना। ओके, एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। रेक्टिफायर्स क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो हाँ सर, ये रेक्टिफायर सुना है। न्यूक्लियर रेक्टिफायर भी कुछ होता है क्या सर? न्यूक्लियर रेक्टिफायर तो मैं कभी सुना नहीं है, देख लेते। न्यूक्लियर रेक्टिफायर ऐसे तो कभी सुनना, तो रेक्टिफायर न्यूक्लियर प्लांट्स, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे होगा रेक्टिफायर्स। तो ये देखना पड़ेगा मेरे को, देख के बताता हूँ मैं इसके ऊपर। तो बेसिकली रेक्टिफायर्स क्या करता है, यहाँ पे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये न्यूक्लियर रेक्टिफायर क्या है, मेरे को देखना पड़ेगा, देख के आपको मैं बताता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ओके, तो ये था तुम्हारा एसी से डीसी वाला रेक्टिफायर वाला स्टोरी। एंड एसी एंड डीसी, एसी का इन्वेंशन ऐसा हुआ था, डीसी का इन्वेंशन ऐसा हुआ था। एंड एक एक टेस्ला कॉइल, ये सब इन्वेंशन है। ओके, सो हो गया, यही टॉपिक है आपका। सम्स करते हैं अभी पहले, ठीक है। Okay, so first question, heat energy is being produced in a resistance in a circuit at a rate of 100 watts. The current of 3 amps is flowing in the circuit. What must be the value of resistors? Okay, ध्यान से देखो। आपको यूनिट अगर पता चल जाएगा ना, यूनिट से आप क्या कर सकते हो, उसका ये फाइंड कर सकते हो कि क्या दिया है करके। ठीक है, हीट एनर्जी इज बीन प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 watts. ठीक है, तो एक काम करता है, एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ पहला। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एट अ रेट ऑफ 100 watts। ओके, पहला गिवन क्या है यहाँ पे, क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में? 100 watts क्या दिया है यहाँ पे, पावर दिया है। पावर। पावर दिया तो पावर को लिख लिया 100 watts। पावर ओके, बाद उसके बाद करंट दिया है, करंट को आई से डिनोट करते हैं, करंट इज डिनोटेड बाय आई। इसका क्या दिया है, 3 एम्प, 3 एम्पियर का 3 एम्प करंट दिया है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर पूछा। ओके, आप लोगों को फॉर्मूला दिया था, तो रेजिस्टर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला टू फाइंड रेजिस्टेंस क्या है वो पूछा है। फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं पहला। फॉर्मूला पहला मेरे को भी पता नहीं क्या है करके, हम डिवाइस फाइंड करेंगे, उसको कैसा फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके,
अगर मैं ट्राई करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ध्यान से। पावर का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, पावर का फॉर्मूला जो है पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ये मेरे को पता है इतना, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या है, वी इंटू आई है, राइट। अभी और एक फॉर्मूला मेरे को पता है, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला पता है। ये V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कभी सुना है? हाँ सर सुना है, हाँ हाँ नाइन्थ हाँ था। 9th स्टैंडर्ड। हाँ मैं क्या ट्रिक करना है ऊपर। तो अभी ये V इज इक्वल टू आई आर में, अभी V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला किस में डालूंगा, P इज इक्वल टू वी आई के V में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो P इज इक्वल टू V की जगह पे क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई। ये क्या हो जाएगा, I इंटू आई विल बी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, राइट। अभी देखो मेरे पास क्या क्या दिया है, पावर दिया है 100, आई का वैल्यू दिया है 3, आर फाइंड कर सकते हैं अभी, बराबर ना। चलो सॉल्व करो इसको। तो पावर का वैल्यू कितना है 100, आई का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर यानी 9 इंटू आर। सो 100 डिवाइडेड बाय सर अप्रोक्सीमेटली 11। इक्वल टू आर, क्या मिला, अप्रोक्सीमेटली 11। अप्रोक्सीमेटली 11 आ रहा है। तो आर का वैल्यू क्या है, 11, ओके 11.111 करके आएगा। इसका यूनिट क्या रहेगा, ओम रहेगा, वो ओम का यूनिट होता है ना। ओम। हाँ ढूंढ लेते हैं, एक मिनट रुको, ओम का सिंबल किधर है करके। ओके, तो आर का वैल्यू क्या मिला है, 11.111 ओम। 3 पॉइंट डेसिमल के बाद 3 दो डिजिट है, 3 डिजिट रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। பவர் का வேல்யூ 100 கொடுத்திருக்காங்க, 100 கொடுத்திருக்காங்க, i का வேல்யூ 3 கொடுத்திருக்காங்க, என்ன கேட்டிருக்காங்க, r ஃபைண்ட் பண்ண கேட்டிருக்காங்க, வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த சர்க்யூட்ல, சரிங்களா. ஒரு டைம் சிம்பிளா நான் வரைஞ்சு காட்டுறேன் இது நானு. இதை கிளியர் பண்ணிடுறேன். ओके இதுதான் என்னோட ரெசிஸ்டர், ஓகே। सो ये रेजिस्टर में क्या हो रहा है, मैं करंट पास कर रहा हूँ, मैं स्विच ऑन किया, मैंने स्विच ऑन பண்ணியாச்சு, இதுல என்ன பண்றேன், நான் கரண்ட் ஃப்ளோ பண்றேன், சரிங்களா. இந்த ரெजिस्टर का पावर என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 100 वाट्स கொடுத்திருக்காங்க, 100 वाट्स दिया है इसका पावर, ओके। सो 100 वाट्स दिया, करंट फ्लो हो रहा है इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 3 वाट का रेजिस्टर में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अभी मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो वो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला इन्हें यूज பண்ணிருக்கேன்। फॉर्मूला मेरे को क्या पता है, P इज इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, ये तो अभी जस्ट बात मतलब स्टार्टिंग लेक्चर में बता था, P इज इक्वल टू वी आई रहता है। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला इधर सब्स्टिट्यूट பண்ணியா चाहिए। सो आई आर इंटू आई, आई इंटू आई வந்து I ஸ்கொயர் ஆர்। ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இதில் ஐ ஆர் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளோதான்.
सो ये फॉर्मूला यूज किया है। ओके, ये फॉर्मूला में मेरे को आई भी है, पी भी है, जिससे मेरे को आर फाइंड कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज किया। समझ में आया? पूरी शायद हम्म ओके, ये लिख लो तुम लोग, ये सम इजी है, लिख लो। लिख के हो गया तो चार्ट पे अपडेट करो, लिख के हुआ करके आगे नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। ओके, ये हो गया, नेक्स्ट सम सॉल्व करें। हाँ सर। To tungsten bulbs of 100 watts and 60 watts, क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से। Two bulbs of 100 wattage and 60 watt power on works on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? Okay. Okay. दो बल्ब है, दो बल्ब को पैरेलल कनेक्ट करके रखा है। अब ये दो बल्ब को पैरेलल कनेक्ट करके रखा है, 100 वॉट्स एंड 60 वॉट्स का बल्ब कनेक्ट करके रखा है पैरेलल में। अब पूछा है ये कि ये 100 वॉट एंड 60 वॉट का पावर को कनेक्ट करके, मतलब ये इसको मैंने कनेक्ट करके रखा है, तो मेरे को करंट क्या मिलेगा मेन कंडक्टर में, मतलब पूरा सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा वो पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, पावर दिया है एक बल्ब का, दूसरा बल्ब का पावर कितना दिया है 60 वॉट्स। ये क्या दिया है 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। ओके, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू वी आई फॉर्मूला है, बराबर। अब P इज इक्वल टू वी आई के फॉर्मूला में क्या कर सकता हूँ मैं, P एंड V यूज करके I फाइंड कर सकता हूँ, मतलब ये यूज करके, ये दोनों यूज करके मैं ये बल्ब में जो करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर सकता हूँ, ये बल्ब में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये वैल्यू से फाइंड कर सकता हूँ। तो 100 डिवाइड बाय, मतलब 100 डिवाइड बाय 220 फाइंड करोगे तो इसका करंट मिलेगा, लेट्स नेम दिस इज I1। 60 डिवाइड बाय 220 को कैलकुलेट करेंगे तो इससे मेरे को जो वैल्यू मिलेगा उसको मिलेंगे I2। ओके, आपको इमेजिन करना है तो इमेजिन करने से पहले सर्किट बना के समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो,
दो बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब, आपको पता है था सर्किट में बल्ब ऐसा बनाते हैं, दो बल्ब्स कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। एंड इस पैरेलल कनेक्शन को एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा है, जिसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट, राइट। तो ये हो गया 220 वोल्ट। ओके, 220 वोल्ट, एक का है पावर 100, एक का पावर है 60, ठीक है। अब समझो ये बैटरी से करंट जो निकल रहा है, ये करंट टोटल करंट है आई, ये करंट यहाँ से जा रहा है, ये आई करंट जा रहा है, यहाँ पे जब आ रहा है ना, यहाँ से स्प्लिट हो रहा है इंटू I1 एंड यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है इंटू I2 एंड बाद में ये करंट वापस से जोड़ के आ रहा है आई पे। अब मैं क्या बता रहा था, हमें I1 एंड I2 फाइंड करना है। आई मेरे ये क्या पता चलेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बराबर। I1 का वैल्यू क्या रहेगा, P1 अपॉन B, इसका क्या रहेगा, P2 अपॉन B। P1 का वैल्यू कितना है 100, 100 अपॉन 220 लिख लेता मैं, ओके डायरेक्टली क्या कर लेता हूँ 100 अपॉन 220 प्लस P2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 60, राइट। ये डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को क्या कर लेता हूँ मैं 220 लिख लेते हैं यहाँ पे। 100 प्लस 60 कितना आता है 160 बराबर। फिर बाद में क्या करने का, 0 0 कट, ये आएगा 8 अपॉन 11, 8 अपॉन 11 डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है एज टोटल करंट। समझ में आया, इतना ही तुम्हारा सम है। 8 डिवाइड बाय 11 का मतलब कितना 0.727, मतलब 73 के आसपास आएगा, या अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.73 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सेकेंड सम था, ये सेकेंड सम लिख लो। ये समझ में आया सेकेंड सम, हाँ सर समझ ஆனே புரிஞ்சுது ये लिख लो। அண்ணே हाँ माँ, அந்த ஸ்டார்டிங் மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்லுங்களேன், தமிழ்ல சொல்லுங்க அண்ணே. இது இந்த சம் செகண்ட் சம்மா ஃபர்ஸ்ட் சம்மா, செகண்ட் செம் தான். இங்க பாரு, இதுல என்னன்னா ரெண்டு பல்பு கனெக்ட் ஆயிருக்கு, பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன், பேரலல்னா இந்த கனெக்ஷன் பாத்துக்கோ, ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுமே ஒரே இதுல கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் பேட்டரி கனெக்ட் ஆயிருக்கு, சர்க்கிட் புரிஞ்சா இது, ஓகே புரிஞ்சு. இப்போ இதுல என்ன ஆகுதுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா, சோ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது, ஐ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, சரியா. எனக்கு எந்த வேல்யூ தெரியல, சோ அந்த ஐ வேல்யூ என்ன பண்றேன்னா இங்க இருந்து ஃப்ளோ ஆகுது, இங்க ஃப்ளோ, இங்க இந்த பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கரண்ட் ரெண்டு பார்ட்ஸ்ல டிவைட் ஆயிரும். ஒன்னு வந்து இந்த பார்ட் கரண்ட் போகும், இன்னொன்னு இந்த பார்ட் கரண்ட் போகும். சோ இந்த பல்புக்கு போற கரண்ட் வந்து நான் I1 எடுத்துக்கிறேன், இந்த பார்ட் கரண்ட் போகக்கூடியது I2 எடுத்துக்கிறேன், ஓகேயா. அதுக்கப்புறம் இந்த பல்ப்ல ஃப்ளோ ஆனதுக்கு அப்புறம் டைரக்டா எங்க வரும், இந்த பாயிண்ட்ல மீட் ஆகும் ரெண்டு கரண்ட் I1 I2. ஸோ டோட்டலாக என்ன சொல்லலாம், I is nothing but its combination of I plus I1 plus I2, I1 I2 சேர்த்து எனக்கு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு, கரெக்டா. I1 I2னா என்னது, I1னா என்னது, I1 வந்து பேசிக்கலி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ எனக்கு ஃபார்முலா I is equal to P1 upon V சொல்லலாம். எனக்கு P1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, P1 வந்து V into I1. பேரலல்ல வந்து என்னன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து சேமா இருக்கும், V சேமா இருக்கும், சரியா. ஸோ இதே தான் V2 எழுதிருக்கேன், V2 வந்து V into I2. எனக்கு என்ன தேவை, I1 I2 தேவை, கரெக்டா. ஸோ V கீழே போட்டாச்சு, I வந்து இங்க எழுதி, ஸோ I1 is equal to P1 upon V. I2 வந்து என்ன இருக்குன்னா P2 upon. ஸோ
ఇదేనా ఫార్ములా ఇంకా సబ్స్టిట్యూట్ பண்ணி సాల్వ్ பண்ணு. புரிஞ்சது. அண்ணே ம் இதுல வந்து இந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல P1 upon V plus P2 upon V இருக்குல்ல, ம் இந்த ஃபார்முலா வந்து P1 plus P2 upon V எழுதலாமா? எழுதலாமே. இல்ல ஏன்னா தனித்தனியா எழுத வேண்டாம், ஒன்னாவே எழுதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதலாமான்னு இதுல? எழுதலாமே, டெனாமினேட்டர் சேமா இருந்தா அப்படி எழுதலாமே, ப்ராப்ளம் இல்லையே. ஆமா, ஏன்னா V எதுலயுமே எல்லாத்துலயுமே சேமா தான் இருக்க போகுது ரெண்டுத்துலயும். ஆமா அப்படி எழுதலாம், நான் அப்படி ஒன்றும் எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்லல. ஓகே இல்ல நான் கேட்டுக்கிறேன், எழுதலாம் எழுதணும்னா கேட்டுக்கிறேன். प्रॉब्लम இல்லை. आपको लगता रहेगा अगर सपोज डिनोमिनेटर सेम है तो सेम करके लिख सकते हो, पहले लिख सकते हो b1 अपॉन v p2 अपॉन v करके डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में लिख सकते हो. कोई हार्डकोर रूल नहीं है कि आपको सेपरेट करके बाद में सेम लिखना है. अगर लिख के हो गए वाले सम बोलो, चार्ट पे अपडेट करो. ஆனே ஆயிட்டு. ओके नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट सम में आप ये सम में यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ यहाँ से. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट. सो फॉर्मूला प्रूव सॉल्यूशन करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन. I is equal to I1 plus I2 which is equal to P1 upon V plus P2 upon V which is equal to 100 plus 60 divided by 220 equal to 0.73 ampere. तीसरा, who will spend more electrical energy? Okay. ओके, कौन आके ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहा करके क्वेश्चन पूछा है. अभी ये एनर्जी स्पेंड करने वाला क्वेश्चन जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे, ठीक है. एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम. ओके, मतलब कोई भी डिवाइस है जिसका पावर दिया है उसको अगर बहुत टाइम तक चलता है, मतलब उसका जितना भी टाइम तक चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, ठीक है. अभी 500 वाट्स को 30 मिनट्स एंड 600 वाट्स को 20 मिनट्स रन किया. तो आई विल राइट दिस वे, एनर्जी ऑफ टीवी
ओके, एनर्जी ऑफ टीवी इज इक्वल टू पावर, पावर कितना दिया यहाँ पे टीवी का 500, पावर ऑफ टीवी इनटू टाइम, टाइम कितना दिया है, टाइम टू रन टीवी। ओके, पावर ऑफ टीवी कितना दिया है यहाँ पे 500 दिया है, एंड टाइम कितना दिया है यहाँ पे 30। मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 इंटू 30, 500 इंटू 30 मतलब कितना, 5 3 15, 15 एक 15 1 2 3। ओके ओके, अभी यूनिट्स यहाँ पे लिखना है, यूनिट्स क्या लिखेंगे, वॉट मिनट लिखूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जो है मल्टीप्लाई के वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैं। ओके, सेम वे हमें फाइंड करना है हीटर का, हीटर का H करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे, P इंटू H इंटू T इंटू H। इसका मतलब क्या है, 600 इंटू 20, 620 का मतलब क्या हो गया, ये 12 वॉट मिनट। तो एनर्जी कंजम्पशन का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है, 1500 एंड 1200 का वैल्यू मिला है। तो अभी ये ऐसा कंपैरिजन के बात किया है, तो हम लिखेंगे एज एनर्जी consumed by heater is more as compared to energy consumed by heater। सॉरी, टीवी आएगा। हाँ गलत लिख दिया मैं, थैंक यू। कंज्यूम बाय हीटर, तो आंसर यही है, टीवी कंज्यूम्स मोर पावर। टीवी स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा तीसरा सम। फोर्थ सम सॉल्व करते हैं। वो तीसरा सम तो बहुत सिंधी था, तो तुम 2 मिनट में तुम लिख ही लोगे, तो आई होप ये रहने दे। फोर्थ सम लिखते अभी। एंड इलेक्ट्रिकल आयन ऑफ 1100 watts is operated 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses? What will be the electrical expenses for that in the month of April? The electric company charges 5 rupees per month. Okay. एक मिनट। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयन जो है क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे 110 वॉट्स यूज कर रहा है 2 आवर्स के लिए, ठीक है। ओके, अप्रैल में कितना दिन है टोटल? 30 डेज है। ओके, तो मैं वो लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो गिवन टाइम पहले लिख लेता हूँ मैं, टाइम अप्रैल का 30 डेज और कितने टाइम तक रन कर रहा है यहाँ पे 2 आवर्स तक रन कर रहा है। एक दिन के लिए 2 आवर रन हो रहा है इलेक्ट्रिक आयन, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक आयन 30 डेज इंटू 2, डेज को हम कन्वर्ट करते हैं इंटू 2, लिखता हूँ मैं 2 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 2, दैट इज 60 आवर्स। टोटल कितना आवर्स यूज हो रहा है, ये 60 आवर्स यूज हो रहा है, राइट। फिर क्या दिया है यहाँ पे, पावर कितना दिया है यहाँ पे 110 वाट। फाइंड क्या करने बोला है, एनर्जी प्राइस रेट पूछा है, रेट कितना है पूछा है। ओके, अगर सपोज मेरे को एनर्जी पता चल जाएगा, ओके, एनर्जी अगर पता चल जाएगा मेरे को, यहाँ पे क्या बोला है 5 यूनिट्स कितना टाइम यूज, मतलब 5 रुपये लगता है 1 यूनिट के लिए। एंड 1 यूनिट का मतलब होता है 1
किलोवाट हार। यानी मेरा यूनिट जो रहेगा यहाँ पे वो कैसा रहेगा, किलोवाट में, पावर जो रहेगा किलोवाट पे रहेगा, एंड टाइम जो रहेगा ये हार्स में रहेगा। तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पे हार को मतलब टाइम को हार्स में कीप रखूंगा, एंड ये वो जो वॉट है वॉट को किलोवाट्स में कन्वर्ट करूंगा। वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1000 से, हाँ राइट। तो इसका वैल्यू मिलेगा 1.1 किलोवाट रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। ओके, एनर्जी लिखता हूँ, E इज इक्वल टू P इंटू T। P का वैल्यू कितना है 1.1 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है 60। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और पॉइंट हट जाएगा, 11 इंटू 6 दैट इज 66 वाट्स, 66 किलोवाट हार, दैट इज 66 यूनिट्स। ओके, एक यूनिट के लिए 5 रुपए लग रहा था, तो 66 के लिए कितना लगेगा, $330। that is equal to 330 66 into 5, that is 330, sorry 6 5 30, हाँ 330 रुपीस। ओके, तो ये था तुम्हारे सम, एग्जाम सम्स के लिए यहाँ पे बताया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पर यूनिट चार्ज ये लोग का ऐसा नहीं देंगे। आप लोगों को डेमो दिखा, मतलब आपको मैं समझाया था कि बिल में कैसा क्लेम होता है करके, ठीक है। हर एक का यूनिट क्रॉस करने पे उसका यूनिट ऑफ चार्ज जो रहेगा वो चेंज होते जाता है। ओके, तो ये खाली आपके एग्जाम्स पर्पसेस के लिए यहाँ पे ऐसा दिया है। एक्चुअली अगर बात करने जाएंगे ये आके वेरी करता है, यूनिट्स जो रहता है वो तुम्हारा वेरी करता है वहाँ पे। ओके, 4 ही सम है। सॉल्ट एग्जाम्पल का सम एक देख लेता हूँ मेरे को। क्यों, क्या हुआ, कोई काम है क्या? Okay. A 6-meter long wire made from alloy nichrome is shaped into a coil and given for producing heat. It has a resistance of 24 ohms. Can we get more heat if a wire is cut into half of its original length? And shape को क्या किया है लोग ने, for getting energy, two ends of the wire are connected to the source, potential difference of 220. Okay. मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसे 6 मीटर लॉन्ग वायर है, ओके, इसको आधा डिवाइड कर दिया, इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ है यहाँ पे, देखो ये 6 मीटर लॉन्ग वायर को 6 मीटर लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम्स, ओके। तो 6 मीटर लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस 24 ओम्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 हिस्से में अगर डिवाइड कर देंगे तो इससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्या करके पूछा है, ओके। गिवन दिया है, गिवन आके रेजिस्टेंस 24 ओम्स, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट्स, ओके। कॉइल ऑफ होल वायर, बी आके कॉइल ऑफ हाफ लेंथ वायर, ओके। पावर का पावर फाइंड किया यहाँ पे V²/R, ओके। P इज इक्वल, ओके, आपको फॉर्मूला पता रहेगा, P इज इक्वल टू VI, ओके। अभी I का अभी इस केस में क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया है, I की जरूरत ही नहीं है। तो VI के फॉर्मूला V इज इक्वल टू R फॉर्मूला में I को एक तरफ, R को नीचे लेके आ जाने का, तो ये आ जाएगा V/R। तो मेरे को मिलेगा P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो V का वैल्यू, R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 201 वाट्स मिला, ठीक है। अब देखो हाफ लेंथ वायर का मतलब क्या है, जब रेजिस्टेंस आगे 24 था, ओके, एंड जब वायर को लेंथ हाफ किया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हाफ हुआ है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे 12 हुआ है। इसे तुम लोग ने पावर कैलकुलेट किया है 403 वाट्स, ओके। अभी वो डिवाइस डिपेंड करेगा पावर पे, ज्यादा पावर रहेगा तो
ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो वही लोग ने यहाँ पे पावर कैलकुलेट किया है, अनुप पावर से डिटरमाइन किया है हीट फाइंड करने को। ठीक है, ये तो तुम्हारा फर्स्ट सम। सेकेंड सम, a cell is connected to a 9 ohm resistor because of which heat of 400 joule is produced per second due to current flowing through it. Obtain the potential difference applied across the resistor. Okay, हीट आके एनर्जी कितना मिला यहाँ पे 400 जूल्स दिया। ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके रुको, ये भी सम आपको समझाता है यहाँ पे, ये अच्छा सम है। एक्चुअली सॉल्ट एग्जांपल का सम तुम मैथ्स में भी अगर देखोगे ना, बहुत अच्छा सम्स रहता है, तो सॉल्ट एग्जांपल का सम भी देखा करो, इन स्पेशली फॉर ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री के लिए तो देख के ही लो। तुम्हारा हॉट्स लेवल का क्वेश्चन जो रहेगा ना, उसी में से आता है। आई स्क्वायर आर टी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी आई टी करके लिख सकते हैं। आई स्क्वायर को ऐसे लिखता हूं मैं, आई इंटू आई आर इंटू टी। ओके, आई आर इंटू टी दिया है, अभी एच लिखा, एच इज इक्वल टू आई को ऐसा लिखा मैं, ये आई आर को हम लिखेंगे बी लिखेंगे, एंड टी को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे इनटू टी। ओके, और कुछ दिया है क्या अपने क्वेश्चन में? 9 ओम्स, अच्छा ओम्स दिया है यहाँ पे, अपने को आई की जरूरत ही नहीं था, खाली फुकट अपन ही मेहनत कर रहे थे। ओके रुको, इसको क्लियर करते हैं। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अभी मेरे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। आई की जरूरत नहीं है मुझे, आर भी है तो आई रखूंगा एक तरफ, एंड ये हो जाएगा V बाय आर। इस टर्म को मैं क्या कर दूंगा, इसको डालूंगा आई पे। ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, एक आर और एक आर कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला बचेगा बी स्क्वायर अपॉन आर टी, एच टी है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन अगर देखोगे, वहां पे दिया है हीट का वैल्यू दिया है 400 जूल्स, 400 जूल्स पर सेकंड दिया है, तो मतलब पर सेकंड का मतलब क्या, टी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, तो वी स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, एंड आर का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, तो ये 9 लिखा है यहाँ पे। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 400 इंटू 9। स्क्वायर वहां से चले जाएगा, प्लस और माइनस रूट में लेगा, पोटेंशियल प्लस नेगेटिव तो नहीं रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 400 इंटू 9। 400 इंटू 9 का मतलब क्या, 20 इंटू 3 दैट इज 60 आएगा। सिक्सटी वोल्ट आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और बी इज इक्वल टू आई आर का ही ये कॉम्बिनेशन को चेंज करते रहना है। ठीक है, अभी इसमें ना आई की जरूरत नहीं था, तो मैं आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें एंड सॉल्व किया इसको। क्वेश्चन में कैच, बड़ा कैच क्या था यहाँ पे कि पर सेकंड यहाँ पे था, पर सेकंड मतलब टी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1 दिया है। ओके, ये थोड़ा ट्रिकी सम था। नेक्स्ट सम, electric iron
हाँ ओके नो प्रॉब्लम। When you will end the meeting? अरे क्यों, मेरे को ही पूछ रहा हूँ, क्यों जल्दी क्या है, मैं पूछ रहा हूँ मैं। Electric iron uses the power of 110 watts when set to high temperature. If set to low temperature, it uses 330 watts. Find out the electric current respective of the two settings. Is connected 220. Okay. P is equal to VI फॉर्मूला है, P दिया है, V दिया है, I मिल जाएगा। तो पहला सेटअप में P अपॉन V 110 अपॉन सॉरी 1100 और 220 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कितना वैल्यू आएगा, 5 आएगा। 330 अपॉन 220 का मतलब 3/2 दैट इज 1.5। ओके, अभी क्या पूछा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछा है, करंट का वैल्यू भी हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास करंट का वैल्यू मिला है 5 1.5, रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो आर मेरे पास वी है, आई है, यूज करेंगे, अपने को आर का वैल्यू भी मिल जाएगा। ये भी सिंपल सम था, हार्ड नहीं था ये। ठीक है, electric tungsten bulb connected to a home circuit where home electric supply runs at 220 volt potential difference. When switched on, a current of 0.45 ampere flows to the bulb. What must be the power of the bulb? Okay, okay, power of the bulb if it is kept on for 10 hours, how many units of, अच्छा ठीक है, देखो V दिया है, I दिया है, V कितना दिया है 220 volts, 220 volts का करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें 0.45, तो पावर कितना रहेगा, P इज इक्वल टू VI फॉर्मूला रहेगा, V इंटू वाई 220 अपॉन 0.45 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर का वैल्यू मिलेगा। इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट्स पूछा है इसका। ओके, तो यहाँ पे देखो 220 इंटू 0.45 दैट इज 99 वाट्स मिला, तो पावर कितना मिला 90 वाट्स का बल्ब है ये। अभी ये 10 आवर्स तक रन हो रहा, तो 99 इंटू 10 990 वाट्स हार। इसको अगर किलोवाट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, दैट विल बी 0.99 किलोवाट हार। ओके, सो बस ये 4 सम और ये टेक्स्ट बुक का बैक क्वेश्चन का सम, इसके साथ हमारा ये टॉपिक नंबर 4 साइंस 1 का हो गया समाप्त। ठीक है, सो